राहुल लाल जी, प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं किसी भी जगह पर, टूरिज्म वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। 2014 में जब शिवाजी के प्रतापगढ़ गए थे पीएम मोदी, 19 में केदारनाथ गए थे, अभी लक्षद्वीप हो या फिर पानी में डूबी द्वारका हो, टूरिज्म उसके बाद एकदम से बूस्ट हो जाता है उस जगह का जहां पर पीएम मोदी जाते हैं। तो टूरिज्म के लिहाज से तो कम से कम ये अच्छी एक बात है उन लोगों के लिए जो वहां पर व्यवसाय करते हैं, क्योंकि वहां पर फुटफॉल फिर बढ़ता है पीएम मोदी के जाने के बाद। नहीं, इसमें देखिए कोई शक की बात नहीं कि प्रधानमंत्री चूंकि जब कहीं जाते हैं तो पूरे देश दुनिया का ध्यानाकर्षण उस स्थान पे होता है। हालांकि जिस जगह पे जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो जगह टूरिस्टों के लिए पहले से ही काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त जगह है, वहां पे लोग पहले से जाते रहे। लेकिन अब बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके हो सकता है कि विदेशी टूरिस्टों की भी संख्या काफी बढ़ जाए, क्योंकि देशी टूरिस्टों की संख्या तो अंजलि जी उसमें पहले से ही वहां पे काफी ज्यादा है। लेकिन जो अभी अब बताया आपने कि द्वारका में उन्होंने जब प्रधानमंत्री वहां पे समुद्र के नीचे डुबकी लगाई तो वहां पे भी जो टूरिस्टों के आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े बढ़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री टूरिज्म को तो काफी प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। मुख्य चीज ये है कि देखिए हर किसी का अपना अपने अपने ढंग से तनाव से निपटने की अपनी रणनीति होती है। लेकिन ये मैं मान रहा हूं कि प्रधानमंत्री जिस दिन चुनाव चल रहा है, देखिए चुनाव के बाद अब तनाव को उससे फ्री होते हैं, उसके बाद वो चीजें होती हैं। लेकिन उस दिन जब प्रधानमंत्री का बिल्कुल एक ट्रेंड है, वो हम लोगों ने 19 में भी देखा, अभी फिर प्रधानमंत्री संदेश दे रहे हैं, वो मुख्यतः संदेश है हिंदुत्व के मामले को लेकर, क्योंकि वो इस चुनाव में चाहते हैं कि जो आखिरी चरण का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबों के लिए महत्वपूर्ण है। और विशेषकर देखिए दक्षिण को लेकर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दक्षिण में प्रधानमंत्री ने कई यात्राएं की, तो दक्षिण भारत में चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं। लेकिन जो अभी जो उत्तर भारत के चुनाव जहां बचे हुए हैं अभी 7वें चरण को लेके, उन जगहों पे हिंदुत्व का पुट कैसे स्थापित किया जाए, कैसे उस चीजों को और थोड़ा सा मारक बनाया जाए उसकी क्षमता को, मैं मानता हूं इस संदर्भ में वो पूरा का पूरा कार्यक्रम है। हालांकि हर किसी की व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत तौर पर उसकी आध्यात्मिक निष्ठाएं हैं, वो किसी के जीवन का नितांत निजी मामला होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री सरीखे लोग जो हाई प्रोफाइल लोग जब उस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं तो फिर उसके ऊपर तमाम चर्चाएं होती हैं और उसके विश्लेषण भी होता है, और हम लोग वो विश्लेषण कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा है, यह मैं इसे आध्यात्मिक यात्रा नहीं मानता हूं। सामान्य दिनों में प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वो उसको जरूर आध्यात्मिक यात्रा माना जाएगा, लेकिन चुनाव के समय में और चुनाव होने वाले दिन अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो आध्यात्मिक नहीं है, चुनावी ध्यान है। मैं चाहता हूं कि आलोक जी इस पर क्या आप मानते हैं कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं हुआ, चुनाव के लिए नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल, और मैं तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में जो क्या टिप्पणी की, मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विवेकानंद शिला, ये जो पूरा स्मारक बना है, ये उनकी ही सबसे अधिक पहल थी और उसकी वजह से बना। मैं इस समय नाम जैसे कहना चाहिए कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने संघ का ये पूरा काम किया, और इस दृष्टि से ये पूरा हिंदुत्व के लिए, उसमें तो कोई उनके तो एजेंडे में बाकायदा हिंदुत्व से कोई इनकार नहीं है। जब ये कहते हैं 98% को हम भारतीय हिंदू सबको इसलिए मानते हैं कि ये जो यही पैदा हुआ, एक वो थ्योरी है, वो उसको आप असहमत हो, क्या होता है वो राजनीतिवाद की बात जो आपने सवाल किया उसका। दूसरा ये सही है, इसके पहले जो आपने कहा दक्षिण भारत पर, और दूसरा देखिए 1 तारीख के बाद जब आएगा तो अगले दिन आप देखेंगे ना, अगले 2 दिन परिणाम तो बाद में आएंगे, यदि वो 2-3 तब तो उनके पास भी एग्जिट पोल दिल्ली में जल्दी होंगे, वो 30 और 1 को वहां रहने के बाद जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो उसके बाद उनकी पार्टी का फीडबैक जो भी आता है, देखिए कोई गारंटी तो बता नहीं सकता है कितनी सीटें कहाँ होगी, और खास करके जिन अपने गठबंधन के साथियों के बारे में भी कोई विचार विमर्श करना हो तो वो 2 दिन उस समय वो विश्राम करने चले जाए, जिस समय कई बार ऐसा होता है। नहीं, राहुल लाल जी कह रहे हैं कि जो कि आखिरी फेज का जो चुनाव है, खासतौर से उत्तर भारत की जो सीटें हैं, अगर बिहार की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या फॉर दैट मैटर हम बात करें वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां पर भी 9 सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं, तो इन सीटों पर प्रभाव डालने के लिए प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं, उनकी बात का जो लब्बो लुबाब है वो ये है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो भी वो कुछ करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा ही। ये आपने ठीक कहा, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव है, विवेकानंद का नाम होगा और उसकी चर्चा होगी तो उसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन क्या इसकी जीत की गारंटी है? देखिए इतने ही ऐसे शंकर दयाल शर्मा या इतने कई नेता, इंदिरा गांधी भी तिरुपति जाती थी, क्या उसकी वजह से चुनाव जीत पाते थे क्या? मेरा ऐसा मान, मैं इसलिए कांग्रेस के नेताओं का नाम भी ले रहा हूँ, उस समय खाली फोटो अपॉर्चुनिटी होती थी, कई बार हर बार चुनाव जीता, तब चुनाव से पहले, चुनाव के मतदान के बाद,
सब लोगों से व्यक्तिगत मेरा कई लोगों से परिचय रहा है। नरसिंह राव इतने ज्यादा भक्त थे, वो चंद्रा स्वामी के वहां शरण में जाकर बैठ जाते थे, जबकि चंद्रा स्वामी तो कोई देवता नहीं थे, वो जेल में भी रहे, लेकिन जिसकी जो आस्था है वो वहां जाकर बैठ जाता है। तो ये सही है कि उसके बाद इसका सही है राजनीतिक उसके नतीजे निकले। और मैं अरविंद जी अभी जो कह रहे थे, मैं तो ऐसा मानता हूँ, देखिए कुछ नेताओं से बहुत ही डिफरेंट मोदी है। वो लगातार दक्षिण में आज से 10 साल बाद होगा तो लोग कहेंगे ना मोदी, जैसा मैं कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ वो उस समय संघ के लोगों ने जो 80s में काम किया था, आज उसका फायदा इनको मिल रहा है। मोदी उन्हीं लोगों में से हैं जो आगे क्या हो सकता है, हम तो मानते हैं कि जीवन में जो भी ऐसा आगे क्या हो सकता है का चूंकि आलोक सर आपने जिक्र किया, तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल, हमने अलग अलग चुनावी रैलियों में सुना भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए कि हमारी सरकार जब बनेगी, अगर हमारी सरकार बनती है, हालांकि वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आते हैं कि अगले 100 दिन का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है हमने, अगले 100 दिनों में सरकार बनने के बाद कौन कौन से फैसले लेने हैं। तो जिन लोगों को मिर्ची लग रही है, जिन लोगों को इसमें भी दिक्कत हो रही है कि भाई मोदी क्यों जा रहे हैं 30 तारीख को, 1 तारीख को जब वोटिंग होगी, तो ये वही लोग होंगे बोलेंगे अगर चुनाव के बाद, अगर नतीजों के बाद मोदी जाएंगे तो फिर ये वही लोग होंगे कि कहेंगे कि सरकार अब बन गई तो अब चले गए हैं। अरविंद सर। नहीं, तो प्रधानमंत्री की का कार्यक्रम और उनका निजी जीवन हर किसी को मालूम है कि हर किसी की निजी जरूरतें हैं। अभी भी प्रधानमंत्री मान लीजिए उनका एक रूटीन है जिसमें उनका ध्यान, योग, कसरत, नहाना धोना, सबका टाइम सबके लिए है। ये कोई ऐसा पहली बार, ये याद है चुनाव के दिन, बल्कि रिजल्ट के दिन बाल कटाते हैं नेता लोग। एक किसी नेता के यहाँ मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने एक खास चैनल के लिए कहा कि इसको देखते रहिए जरा क्या बोलता है, मैं बाल कटा के आता हूँ। वो तब तक बाल कटा नहीं चले। तो ये सब चीज़ें पड़ी है, ये सामान्य ज़रूरत है सब। उसमें अगर किसी को प्रार्थना करने, पूजा करने, ध्यान करने की ज़रूरत हो तो उसमें भी कोई हर क्या है, वो अच्छी बात है कि वो ध्यान करे, लेकिन ध्यान का असर आना चाहिए उसकी। ठीक है अरविंद जी, जो राहुल लाल कह रहे थे कि जो जिन सीटों पर चुनाव होना है, आखिरी जो फेज है उसमें, क्या आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा, इस यात्रा का असर प्रधानमंत्री की पड़ेगा उन सीटों पर? देखिए, अलग से कोई असर पड़ जाएगा, हिंदुत्व का वो रंग चढ़ जाएगा और ये चढ़ जाएगा, ये सब तो मेरे ख्याल से जो चढ़ना है वो चढ़ चुका है। लेकिन ये जरूर है कि उस दिन वो दिन भर न्यूज़ में रहेंगे तो एक अतिरिक्त एडवांटेज उनके कैंडिडेट्स को मिलेगा और हर वोटर के मन पे रहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, इतने महान हैं, अभी आज ध्यान लगा रहे हैं। तो उन चीज़ों का एक रिमाइंडर होगा। उससे ज़्यादा उसका असर, जो बाकी फैसले होंगे बाकी बेसिस पे वो सब होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के इस तरह से दिन भर न्यूज़ में बने रहने का, चर्चा में बने रहने, एक खास मुद्रा में बने रहने का, इसका एक रिमाइंडर वाला असर होगा, एक दबाव उसका रहेगा हर वोटर के मन पे। फिर उससे वो फैसला कितना प्रभावित होता है ये अलग बात हो, लेकिन ये निश्चित रूप से रहेगा। और हमारी टिप्पणी भी इसीलिए है कि इस तरह के दबाव आखिरी दिन वोटर के मन पे नहीं आने चाहिए। जब चुनाव प्रचार पे और इस पे रोक लग गई हो तो इंडिविजुअल से बातचीत आप करके तो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस किस्म से प्रचार पर जब रोक लग गई हो तो ये नए तरीके से हर वोटर के पास और उस पर एक तरह का दबाव करना, ये उचित नहीं। चलिए ठीक है, कितना असर इसका होगा इस पर हमने चर्चा की। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं दौरे पर 30 और 1 तारीख को कन्याकुमारी, और ये पूरा दौरा अध्यात्म से जुड़ा हुआ पीएम मोदी का रहने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। आप सभी बने रहिए, आगे अगले मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बात अब करेंगे काशी की। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया। पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष चुनाव में हार से इतना हताश हो गया है कि गाली देना उसका स्वभाव बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि बुलेट प्रूफ की तरह मैं भी अब गाली प्रूफ हो गया हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक तरफा चुनाव है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। पीएम मोदी की ओर से लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का रण। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने लिया जीत का प्रण।
57 सीटों पर वोट युद्ध, किसका पलड़ा भारी? दांव पर दिग्गजों की किस्मत, अंतिम चरण की अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव के 6 चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब 7वें और आखिरी चरण की बारी है। 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। लोकसभा के आखिरी चरण में यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल, झारखंड और चंडीगढ़ में चुनाव हैं। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान है। आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी अंतिम चरण में मतदान है। 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर चुनाव है। 7वें चरण में उड़ीसा की 6, हिमाचल की 4 और झारखंड की 3 सीटों पर भी मतदान है। आखिरी चरण में चंडीगढ़ की सीट पर भी वोटर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 7वें चरण के रण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोट युद्ध है। पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर अंतिम चरण में ही अग्नि परीक्षा है। पीएम मोदी एक बार फिर से वाराणसी से किस्मत आजमा रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भी फिर से गोरखपुर से चुनावी मैदान में खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर इम्तिहान होगा। बिहार के पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं पाटलिपुत्र सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और बीजेपी नेता राम कृपाल यादव चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। आरा से एक बार फिर आरके सिंह चुनावी मैदान में हैं। बिहार के काराकाट सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा फिर से किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी इस बार काराकाट सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पिछले चुनाव में 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थीं, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। जेडीयू को 3 सीटें मिली थीं, तो अपना दल एस को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1, बीजेडी को 2, जेएमएम को 1 और टीएमसी को 9 सीटें जीतने में सफलता हासिल हुई थी। बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि यूपीए को 9 सीटें ही मिली और अन्य दलों को 14 सीटें मिली थीं। 2019 में भले ही बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2019 से 2024 का चुनाव पूरी तरह से बदला हुआ है। बिहार से लेकर यूपी तक में सियासी समीकरण बदले हुए हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 57 सीटें बची हैं इस चरण में जहां पर चुनाव होना है, और जिनमें 13 उत्तर प्रदेश में हैं, 8 बिहार में हैं और ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल पर नज़र रहेगी। 9 सीटें वहां पर भी हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान बने हुए हैं। आलोक जी, क्या आपका आकलन कह रहा है इन 57 सीटों को लेकर? देखिए, ये कांटे के कई स्थान ऐसे हैं, वाराणसी को आप छोड़ दें जैसी ऐसे स्थान है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर जैसा इलाका हो, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ही बीजेपी की और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, उनके बीच में टकराव बड़ा, दोनों जो कहना चाहिए कि गठबंधन कहिए या साथ लोगों ने मिलकर के ताकत लगाई है, जितना विश्वास दिखाई देता है। और इसीलिए आप देखें कि आज भी इस समय अभी आप चला रहे थे, उसमें भी तो यही स्थिति है, जिसमें ये पता रखा है गोरखपुर में आज योगी आदित्यनाथ वहाँ बैठे हुए हैं,
तो अपने इलाके में भी उनको पूरी ताकत लगाना पड़ रही है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है बंगाल है, बंगाल में एक एक सीट जहां बीजेपी चाहती है कि वो अधिक से पहले की सीटें बढ़ा सके, 25 तक ले जा सके, ऐसी स्थिति में इन सब राज्यों में जब चूंकि लगता है ना आखिरी में जितना और जोर लगाएं तो कल तक जोर लगेगा। और हाँ, ये सही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा, कई ऐसे स्थान है जहां उनको नए कैंडिडेट भी खड़े किए हैं, जो रिस्क लिए उसके भी नतीजे सामने आएंगे, पता चलेगा। इस बार संघ के लोग कम लिए गए, दूसरे लोग बाहर से लाए गए हैं, उसका भी कितना विरोध हो सकता है। संघ मतलब जो संघ की पृष्ठभूमि वाले लोग, ये मैसेज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी दे रही है कि ऐसा नहीं है। और जेपी नड्डा ने तो साफ साफ कह भी दिया कि अब हमारी पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि अब संघ का हम उतना ज्यादा उस पर निर्भर नहीं है। तो लगता है कि अब असली एक और अग्नि परीक्षा इसको कह सकते हैं, कुछ ऐसे स्थानों पर जहां योगी आदित्यनाथ, मोदी जी और ममता बनर्जी और अखिलेश जी, इन सब का भविष्य दांव पर है। राहुल गांधी का तो मुझे कोई ज्यादा चिंता लगती नहीं, क्योंकि उनको वो निश्चिंत है कि वो जितनी सीटें उन्हें खड़े किए हैं सब जीत के आने वाले हैं, इसलिए उनके बारे में कोई भविष्यवाणी करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। जी, मोटे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। अरविंद जी, क्या आप मानते हैं कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी चाहे केंद्र सरकार को लेकर ना हो, लेकिन लोकल स्तर पर कैंडिडेट्स को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर दिखी? नहीं, चुनाव बदला बहुत तेजी से और आखिरी पेज में और साफ दिखाई दे रहा है। और वो सिर्फ लोकल लोगों के खिलाफ नहीं है, मैं कहूँगा लोकल मुद्दे आए, लेकिन वो केंद्र सरकार की योजनाओं के खिलाफ भी है। अग्निवीर योजना के खिलाफ है, किसानों के, पंजाब में तो किसानों का सवाल और जवानों का सवाल, हिमाचल में जवानों का सवाल, ये सब काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। उड़ीसा में और बंगाल में दो ऐसी जगह हैं जहां बीजेपी जरूर कोशिश करेगी गेन करने की। बीजेपी को बंगाल में इस दौर वाली सीटों में कोई पिछली बार नहीं मिली थी, वो काफ़ी मजबूत सीटें हैं टीएमसी, लेकिन वहाँ भरपूर कोशिश कर रही है बीजेपी सीटों को जीतने की। उत्तर प्रदेश, बिहार में और झारखंड में ये जो हिंदी पट्टी की सीटें हैं, इनमें चुनाव बहुत मजबूत हो गया है अचानक। और बीजेपी की चुनौती, जैसे वहाँ नई सीटें जीतने में उसका सारा ध्यान है, इन सीटों पे उसका ध्यान अपनी सीटें बचाने पे, क्योंकि जाति का डिस्कोर्स अचानक लगता है इन जगहों पे काफ़ी मजबूती से आ गया है और जातिगत समीकरण ही काफ़ी चीज़ें तय करते हैं। लेकिन ये है कि इसी दौर में प्रधानमंत्री भी लड़ रहे हैं, इसी दौर में योगी जी की सीट भी है। अब इन सीटों का असर अकेले उन सीटों पर भर नहीं है, उनका आसपास की पूर्वांचल में तो प्रधानमंत्री के जाने से बहुत फर्क पड़ा है दोनों चुनाव। तो इस बार भी उनका सितारा अगर बुलंदी पे है तो फिर आसपास के कैंडिडेट उनके सहारे निकलेंगे। पुराने इक्वेशन में बदलाव आया है, बीएसपी पहले 7 लड़ी थी, इस बार बीएसपी अलग है। पिछली बार बीएसपी की 2 सीटें थी, इस बार लगातार बीएसपी की। तो ये चीजें काफी बदली हैं और ये दौर भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और बीजेपी खुद ये कह रही है, बीजेपी के नेता अरविंद सर, कि भाई 350 सीटों पर तो काम हो गया है और अब चूंकि 400 पार का नारा दिया गया है, तो अब 50 सीटें आखिरी चरण में हमारी आने वाली है, जिन 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। राहुल जी, कितना अहम मानते हैं ये आखिरी चरण? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आखिरी चरण में वोटिंग होनी है हिमाचल प्रदेश में भी, पंजाब में भी। पंजाब में तो पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की। तो चुनौतियां क्या क्या देखते हैं आखिरी चरण के लिए बीजेपी की? देखिए, पंजाब में तो भारतीय, वहां पे हमें लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन ना करके बहुत अच्छा निर्णय लिया है, तो इसलिए आमने पक्ष और विपक्ष के जिम्मेदारी में वही लोग शामिल हैं, इसलिए बीजेपी और अकाली दल के लिए वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं देख पा रहा हूं इस चुनाव में, वो चौंकाने वाले नतीजे हमें लग रहा है 4 जून को उत्तर प्रदेश से प्राप्त होंगे। क्योंकि देखिए, पिछला चरण जो बीता जिसमें 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें मेनका गांधी का सीट काफी सुरक्षित सीट कहा जा रहा था, लेकिन चुनाव होने तक में वो सीट भी फंस गई। इस चरण में जो 13 लोकसभा सीटें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित दुर्ग प्रधानमंत्री जी की सीट जरूर है उसमें, कि वो सीट उनका सुरक्षित सीट है। लेकिन जो एक भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि वहां से वो संदेश देंगे तो बगल के चंदौली की सीट वहां पे मुकाबला कांटे, मतलब अगर प्रधानमंत्री की सीट को छोड़ दें तो बाकी 12 लोकसभा सीटों पे कांटे के टक्कर की स्थिति है। पिछली बार के मुकाबले, 2019 के मुकाबले क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि इन 13 सीटों की आपने बात की, 13 में से 11 हैं बीजेपी के पास।
अबुल जी देखिए, हम लोगों को ध्यान भूलना नहीं चाहिए कि आपको याद हो कि अगर हम लोग याद करें कि आजमगढ़ सरीखे जिले में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। तो यहाँ पे अगर आप 2022 में जो विधानसभा चुनाव में जो हम लोगों को नतीजे दिखे थे, जो दीवारों पे दरार दिखी थी, वो दरार कहीं कहीं बड़े हो गए हैं। यही कारण है मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप इनकी सहयोगी दल अपना दल को ले लीजिए, अनुप्रिया पटेल वो मिर्जापुर में, उनकी दूसरी सीट रॉबर्टगंज की सीट, वो सीट फंसी हुई है। जो गोरखपुर की सीट है, वहां पे जो योगी आदित्यनाथ जी की गोरखपुर जिले में 2 सीटें हैं, गोरखपुर और बांसगांव दोनों सीटें बुरी तरह से फंसी हुई हैं। अब मैं गोरखपुर गया हुआ था, लोग गोरखपुर के विकास के लिए तैयार हैं कि हाँ विकास हुआ है गोरखपुर में, लेकिन रवि किशन जी से लोगों की बड़ी नाराजगी है वहां पे उम्मीदवार के प्रति, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज बेरोजगारी का मामला। अगर वहां के युवाओं से हम लोग बातचीत करते हैं तो वो अग्निवीर, लेकिन आलोक सर, जब बात लोकसभा चुनावों की आती है, अपने सांसद के प्रति नाराजगी जरूर हो सकती है लोगों की, उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लोग वोट डालते हैं प्रधानमंत्री चुनने के लिए। तो क्या लगता है कि किसी पर्टिकुलर सीट पर एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो सकती है उम्मीदवार के प्रति? अंजलि जी देखिए, निश्चित रूप से मैं तो लगातार मैं कह रहा हूँ कि जो सांसद और विधायक है उनकी नाराजगी झेलना पड़ रही है पार्टियों को, बीजेपी उससे अलग नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि पूरे अभियान में मोदी खुद अपना वो हर जगह ये दिखा रहे हैं कि मैं ही उम्मीदवार हूँ, आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। ये कहीं जो अंदर की कमजोरी है वो भी इसका है कि उनको मालूम है कि अपने यहाँ ये हमारा साथी थोड़ा कमजोर है, उसकी कॉपी हमें ठीक करना है, इसके समय इसकी ज्यादा ध्यान रखना है। जैसा कोई भी परिवार में होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेता है ना, अच्छा है बुरा, उस तरह से यदि आप बुराई, लेकिन हाँ ये बात सही है, इसके बाद जब हार होगी तो लोग कहेंगे भाई मोदी जी तो थे, उसके बाद भी हम हार गए, हम क्या करें। इतना रिस्क लेकर के उन्होंने अपने को ही हर जगह उम्मीदवार बताया है। मैंने उम्मीदवारों का परिचय कराते हुए कहा है कि मैं हूँ, आप मेरे पूरे कार्यक्रम के लिए दीजिए। ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अलग तरह का चुनाव अभियान है जो आप हम लोग उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन अब ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उन्होंने उसको एक वन मैन इसको कह सकते हैं आर्मी अपना। ठीक है आलोक जी, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव होना है, 9 की 9 सीटें इस समय टीएमसी के पास हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है पश्चिम बंगाल में। बल्कि पश्चिम बंगाल के बारे में उन्होंने यहाँ कहा कि सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें यहाँ पर हो रहा है इस चुनाव में। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से अलग रखा है। अब लोग भी समझ चुके हैं कि ईमानदारी से विकास केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। साथियों, टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं ईमानदारी से विकास ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। हमने यहां 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाई है। हम कोलकाता पोर्ट के कंजेशन को भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप बीजेपी को बंगाल में मजबूत करिए, आपकी हर अपेक्षा बीजेपी ही पूरा करेगी। भाइयों और बहनों, अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों, पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। 1 जून को आपका एक वोट इन खतरनाक इरादों को रोकेगा।
हम सुरक्षित और विकसित बंगाल की नई यात्रा शुरू करेंगे। तो आखिरी चरण के चुनाव के लिए सिर्फ आज और कल का दिन शेष बचा हुआ है। उससे पहले तमाम दिग्गजों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आलोक सर, अरविंद सर, साथ ही साथ राहुल जी, आगे भी आप बने रहिएगा। किस्सा कुर्सी का में अब अगले मुद्दे पर बातचीत होगी। फिलहाल बहुत एक छोटा सा ब्रेक।